ओके तो टॉपिक का नाम है अपना जीएसटी कॉम्पनसेशन टू द स्टेट्स एक्ट 2017। एक्चुअली में एक पूरी स्कीम है और अब पूरी स्कीम में एग्जैक्टली क्या है कॉम्पनसेशन टू द स्टेट्स, एग्जैक्टली हम क्यों पढ़ रहे हैं उसका थोड़ा ऑब्जेक्टिव समझ लेते हैं। स्टार्टिंग में अपने जब जीएसटी के इंट्रोडक्शन की बात कर रहे थे उससे अब आपको ये रिलेट करना पड़ेगा और थोड़ा बहुत मैंने आपको इसके बारे में बताया था, बहुत डिटेल में बात नहीं हुई थी क्योंकि पूरा चैप्टर अलग से आने ही वाला था। हम जब इनिशियली देख रहे थे कि जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ तो उसको अपोज भी काफ़ी किया गया था स्टेट गवर्नमेंट्स के थ्रू कि भाई जीएसटी नहीं चाहिए हमें। रीज़न क्या था, वो सीजीएसटी वर्सेस एसजीएसटी वाला प्रॉब्लम कि आधा स्टेट रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट लेके चली जाएगी तो स्टेट गवर्नमेंट ने बोला हम अपना काम कैसे चलाएंगे, हमारे फंड्स आधे हो जाएंगे तो फिर हम अपना स्टेट कैसे गवर्न करेंगे और टैक्सेस की कमी हो गई तो बजट कैसे पूरा होगा। तो उस चीज़ के लिए गवर्नमेंट ने ये सोचा कि अब इनको कन्विंस करने के लिए कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। सॉल्यूशन में उन्होंने बोला कि आप सीजीएसटी और एसजीएसटी वाला सिस्टम इम्प्लीमेंट करने दो, हम अश्योर करते हैं कि आपको फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपके रेवेन्यू पे कोई हार्म नहीं होगा। तो बोला ये कैसे अश्योरेंस आप दोगे, उसका पूरा एक प्रॉपर हमें एक एक्सप्लेनेशन दो, कन्विंसिंग लगेगा तो इसके फेवर में वोट करेंगे, अदरवाइज नहीं। तो इसके लिए एक स्कीम निकाली दैट इज कॉल्ड कॉम्पनसेशन टू द स्टेट्स एक्ट, जो आपके सामने एक्ट अपने पढ़ने जा रहे हैं वो। उसमें ये बोला गया कि प्री जीएसटी मतलब बिफोर जीएसटी एंड आफ्टर जीएसटी आपको कंपैरिजन करना है। हर स्टेट को बोला कि जीएसटी आने से पहले आपके स्टेट का जो भी रेवेन्यू था, जो भी टैक्सेस कलेक्ट हो रहे थे, उसी लेवल पे आपका फंडिंग जो है वो कंटिन्यू रहेगा। जीएसटी आने दो, इम्प्लीमेंट होने दो, हम तो होपफुल है कि आपको ज़्यादा ही पैसा कमाने को मिलेगा, लेकिन अगर कम हुआ तो जो डेफिशिएंसी होगी ना वो डेफिशिएंसी फिलअप करने का काम हमारा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अश्योरेंस दे दिया हर एक स्टेट को कि आपको आपके पैसों में जो भी कमी आ रही है उतना फंडिंग या उतना कॉम्पनसेशन हमारी तरफ से मिल जाएगा, आप जीएसटी को इम्प्लीमेंट होने दो। अब सारे स्टेट्स ने बोला कि ठीक है, अगर आप पैसों की श्योरिटी दे रहे हो कि हमारा रेवेन्यू लॉस नहीं होगा तो फिर जीएसटी के नाम से टैक्स कलेक्ट हो, पुराने नाम से टैक्सेस कलेक्ट हो, वी आर लीस्ट कंसर्न, हमें तो पैसों से मतलब है। तब जाके वो अग्री हुए कि कॉम्पनसेशन मिलेगा तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन बात है कि गवर्नमेंट ने प्रॉमिस तो कर दिया कि हर स्टेट को कॉम्पनसेशन देंगे, लेकिन कॉम्पनसेशन का पैसा कहाँ से लाएंगे? अगर वो सीजीएसटी फंड में से ही देना है तो फिर सीजीएसटी लगाने का कोई सेंस नहीं है। इससे तो बेटर है कि इंट्रा स्टेट वाले ट्रांजेक्शन में आप कंप्लीटली एसजीएसटी रहने दो, फिर सीजीएसटी क्यों लगा रहे हो? तो ये जो कॉम्पनसेशन का पैसा देने की बात आई तो बोले वो फंडिंग कहाँ से निकाले, तो बोला उसके लिए एक और टैक्स लगाएंगे, दैट इज कॉम्पनसेशन सेस। और कॉम्पनसेशन सेस लगेगा किस पे? पब्लिक पे ही लगने वाला, और किस पे लगेगा? तो अल्टीमेटली पब्लिक से पैसा निकाल के स्टेट गवर्नमेंट्स को कॉम्पनसेट करना था। लेकिन पब्लिक से पैसा निकालने के लिए कुछ ना कुछ रीज़न देना पड़ेगा, बिकॉज ऑलरेडी सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी तो लगा ही रहे हो। फिर बोलोगे एक और टैक्स लगाना है ताकि स्टेट्स का नुकसान जो है वो पूरा हो सके, तो पब्लिक बोलेगी सारे नुकसान की भरपाई हमसे ही करोगे, पहले हम पे टैक्स लगा रहे हो, फिर वो भी कम पड़ रहा है तो और टैक्स लगा रहे हो, कितना टैक्स भरेंगे? तो कहीं ना कहीं इसके लिए कुछ ना कुछ सॉल्यूशन करना ज़रूरी था कि पब्लिक पे टैक्स लगाएं लेकिन कोई जेन्युइन रीज़न दे सके उसको जस्टिफाई करने के लिए कि ये टैक्स क्यों लगा रहे, समझ आए? तो जो प्रोडक्ट्स उन्होंने टारगेट किए ना वो सारे हार्मफुल प्रोडक्ट्स टारगेट किए, ऐसे प्रोडक्ट्स जिनसे या तो एनवायरनमेंट पोल्यूट होता है या आपकी हेल्थ खराब होती है। तो बोले ऐसे प्रोडक्ट्स के ऊपर अगर हम टैक्स लगाते हैं तो हम बोल सकते हैं कि भाई हम ये इसलिए लगा रहे हैं ताकि इसका कंजम्पशन में भी कंट्रोल हो, वो चीज़ें ज़्यादा महंगी होगी तो लोग अपने आप लिमिट में यूज़ करेंगे और इससे पोल्यूशन और आपकी हेल्थ ये सब चीज़ें जो है वो ठीक रहेंगी, एनवायरनमेंट भी ठीक रहेगा। तो वो रीज़न दे के इन्होंने एक नया टैक्स जोड़ दिया, दैट इज कॉम्पनसेशन सेस। समझ में आया? तो ये 5वां एक्ट हो गया जो अपने बात कर रहे थे, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी, एंड दिस इज द 5th वन। तो टोटल 5 टैक्सेस का एक पूरा कॉम्बिनेशन है, जिसको हम बोलते हैं वन नेशन एंड वन टैक्स। तो एक जीएसटी, एक नेशन, 5 अलग अलग एक्ट और 8 अलग अलग रेट। ये ऐसा वन नेशन वन टैक्स का एक्चुअल सिस्टम है जो आपके सामने। क्लियर? अब ये कॉम्पनसेशन सेस की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये कौन से प्रोडक्ट्स पे लगाया जा रहा है, इसका पूरा उन्होंने एक नोटिफिकेशन जो है इशू कर रखा है और पूरी लिस्ट है। अब लिस्ट मैंने पूरी ही यहाँ पे इंक्लूड कर दी है जो भी लेटेस्ट थी, पूरा हमें याद करके जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको एक आइडिया आ जाएगा कि हाँ ये टाइप के प्रोडक्ट्स, ये कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर सेस लगाया जा रहा है। तो वो कैटेगरी एक बार देख लेते हैं, फिर टेक्निकल बातों पर चलते हैं। आप देखना सेकेंड पेज पे ही वो एप्लीकेबिलिटी की बात हो रही है चैप्टर के, और कौन कौन से प्रोडक्ट्स है वो देख लो। कुछ प्रोडक्ट्स में आपको लॉजिक समझ आ जाएगा, कुछ में नहीं भी आएगा तो कुछ कर नहीं सकते अपने। सबसे पहले तो पान मसाला बोला, ऑब्वियसली हार्मफुल प्रोडक्ट के हिसाब से, ठीक है। तो 60% कॉम्पनसेशन सेस, रेट भी देख लेना साथ में, कितना हैवी रेट लगा रहे। तो गवर्नमेंट के पास पूरा राइट है ना, वो तो बोलते कौन बोलता है कंज्यूम करने को, आप करोगे तो हम ज़्यादा रेट लगाएंगे। कंज्यूम करने वाला बोलता है लगा लो जितना रेट लगाना है, मैं थोड़ी ना कंजम्पशन बंद करने वाला हूँ।
तो चलता रहेगा। अब एरेटेड वाटर में एग्जैक्टली क्या क्या आता है, कुछ आइडिया है आपको? व्हाट इज एग्जैक्टली एरेटेड वाटर? सोडा कवर हो सकता है, कोल्ड ड्रिंक्स कवर हो सकते हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो अपने बोलते हैं, दैट इज एरेटेड वाटर। अब आप डेफिनेशन देखोगे एरेटेड वाटर की तो इवन उसमें मिनरल वाटर भी कवर हो जाता है, ये बिस्लेरी, ये सब एक्वाफिना, ये सब, तो मिनरल वाटर भी कवर होता है एरेटेड वाटर की डेफिनेशन में, तो वो भी यहाँ पे आएगा। अब बोलो सर मिनरल वाटर में क्या हार्मफुल है, बंदा पानी भी ना पिए, बोले नहीं पियो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन उसमें भी हम ये जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस जो है वो चार्ज करेंगे। मैं बोला कोई चीज़ों का लॉजिक आपको नहीं भी मिलेगा, बट क्योंकि यहाँ पे लिस्ट में नाम है तो जीएसटी आपको फिर देना है। तो 12% रेट है इसके ऊपर। अब लेमनेड से क्या प्रॉब्लम था वो भी पता नहीं, 12% उसमें भी लगा दिया। अदर्स, ठीक है, मैंने बोला आपको सारी लिस्ट याद नहीं करनी, लेकिन कैटेगरी देखनी है खाली। अब उसके बाद टोबैको प्रोडक्ट्स की पूरी लिस्ट है, तो टोबैको प्रोडक्ट्स में जो भी आ सकते हैं सारे कवर हो रहे हैं। सिगार जो है वो भी एक टाइप की सिगरेट हो गई, वो भी कवर हो रही है। उसके बाद आप देखो सिगरेट वाले सारे प्रोडक्ट्स कवर हो रहे हैं और काफ़ी हैवी रेट लगा रहे हैं सेस का। नॉर्मल जीएसटी तो लगेगा, ऊपर से सेस अलग लगेगा, और टोबैको प्रोडक्ट्स पे तो एक्साइज ड्यूटी जो पुरानी है वो भी लगती है, तो इतना टैक्स लगा रहे हैं उसके ऊपर, लेकिन फिर भी कंजम्पशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो तो अपनी जगह मेंटेन हो ही रहा है, तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी मेंटेन हो रहा है। तो ये सारी आप देख लो सिगरेट की सारी सब्सटीट्यूट्स और अलग अलग कैटेगरी की सिगरेट्स तो चलती रहेंगी। अब अपने को इसमें पीएचडी करना है नहीं, तो अपने आगे बढ़ते हैं। और भी कुछ प्रोडक्ट्स जिनके नाम आपने सुने होंगे, हुक्का भी कवर हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो ये सब तो पॉपुलर है, पता ही होती है, ठीक। और कुछ टोबैको वाले सब जानने तो बहुत हो गए। हाँ लगा सकते हैं, लगा ही रहे ना, आपके सामने ये रेट 290%, मतलब जितना उसका एक्चुअल प्राइस है उससे 3 गुना टैक्स हो गया। हाँ वो लगा रहे हैं, एक्चुअल में लगता है, ठीक है ना। गवर्नमेंट भी बोल रही है पियो जितनी सिगरेट पीनी है, जब तक हो तब तक सरकार के काम आओ, और क्या, ठीक है भाई, इतनी प्रॉपर्टी का बाद में करोगे भी क्या, तो हमें दे दो, और थोड़ा थोड़ा ही तो चार्ज कर रहे हैं आपसे, ठीक है। तो जैसे जैसे आप डेप्रिशिएट होते जाओगे आपकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती जाएगी। चलो आगे बढ़ रहे हैं। अभी ये टोबैको वाली लिस्ट से उसके बाद देखे पान मसाला यही सब चल रहा है मेजोरिटी। फिर 38 नंबर का जो पॉइंट है ना, वहाँ से लिस्ट चेंज हो रही है, वहाँ पे कोल पे आ गया। कोल अगेन पॉल्यूशन, एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं है, तो उस सेंस में ये प्रोडक्ट को भी यहाँ पे कवर कर रहे हैं। अब कोल के साथ साथ और भी प्रोडक्ट्स हैं, पीट है, लिग्नाइट है, ये सब कोल के ही सिमिलर प्रोडक्ट्स हैं, तो उनको सबको यहाँ पे कवर किया। उसके ऊपर पर टन वो ड्यूटी लगा रहे हैं कि भाई 1 टन कोल अगर आप खरीद रहे हो तो उसमें 400 रुपीज़ जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस आपको पे करना है। तो हर प्रोडक्ट के लिए ऐसे अलग अलग पैरामीटर्स हैं। उसके बाद मोटर व्हीकल पे आ रहे हैं। अब मोटर व्हीकल में अगेन पॉल्यूशन होता है, तो उस हिसाब से उसके ऊपर ये टैक्स लगाया जा सकता है। कुछ कुछ चीज़ों में नील भी बोला हुआ है, इलेक्ट्रिक वाले में और ये सब में मना किया हुआ है, लेकिन काफ़ी जगह पे वो जीएसटी लगा भी रहे। तो पूरी मोटर व्हीकल की लिस्ट है। मोटर व्हीकल में क्या होता है ना, कार है जैसे सपोज, तो उसके डायमेंशंस पे भी डिपेंड करता है और उसकी इंजन कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। जितना हैवी इंजन होता है गाड़ी का उतना एवरेज कम देता है। एवरेज कम देता है मतलब पोल्यूशन ज़्यादा कर रहा है, कि पेट्रोल ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है लेकिन चलता कम है, तो वो उस हिसाब से पोल्यूटिंग है। और इवन कार में लेंथ का भी डायमेंशन होता है, इसमें आपको दिखेगा काफ़ी एंट्रीज में 4000 mm करके लिखा हुआ है। देखो एंट्री नंबर 47, 48 ये सब में आपको दिखेगा। 1200 सीसी, 1500 सीसी, 4000 mm ये जो लिखा हुआ है, 4000 mm एक्चुअली में कार की लेंथ की बात हो रही है। और ये आपने अगर थोड़ा बहुत कार्स के बारे में कभी ऑब्जर्व किया हो या उसके डायमेंशंस आप देखना, तो सब 4 मीटर करके कार की कैटेगरी बोलते हैं, 4 मीटर से कम लेंथ की कैटेगरी। अब अगर कोई कार कंपनी कार बना रही है, तो आप जब गाड़ी देखने जाते हो तो आपको लगता है ना कि यार इसमें सीट में लेग रूम जो है वो इनफ नहीं है, बूट स्पेस थोड़ी कम है, थोड़ा और जगह होती बैठने की तो कंफर्टेबल रहता। तो कार बनाने वाली कंपनी को ये सब समझ में नहीं आता होगा क्या? जब वो खुद गाड़ी बना के अंदर बैठते होंगे, उनको भी लगता होगा थोड़ी और जगह दे सकते थे। तो प्रॉब्लम क्या है, जब उनको समझ में आ रहा है कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है, तो बेटर है ना कि अपने और थोड़ी स्पेस दे देते हैं। लेकिन वो स्पेस का रिस्ट्रिक्शन जो है वो टैक्सेशन पॉलिसीज के हिसाब से है। 4 मीटर की जो लेंथ होती है दैट इज 4000 mm। 4000 mm या उससे ज़्यादा लेंथ की अगर आप कार बनाते हो तो जीएसटी का ब्रैकेट चेंज हो जाता है, रेट ज़्यादा लगता है। अब वो 18% के बदले 28 में चली जाती है, तो सीधा रेट बढ़ जाता है गाड़ी का, और कुछ थाउजेंड रुपीज़ या अप टू ₹1,00,000 का फर्क पड़ जाएगा, तो फिर वो सेगमेंट चेंज हो जाता है। तो जो बायर है उसका एक वो भी रिस्ट्रिक्शन है कि उसको पैसा भी लिमिटेड खर्च करना है, फिर उसको फैसिलिटी भी उतनी चाहिए। अब लेंदी गाड़ी बनाओगे तो सरकार टैक्स ज़्यादा लगाएगी, अब गाड़ी उसके बजट के बाहर हो जाएगी, फिर तो खरीदेगा नहीं। तो उनके पास, कार मेकर्स के पास एक डिज़ाइन की लिमिटेशन है कि भाई 4000 mm या 4 मीटर से ऊपर अपने को नहीं जाना है। तो आप कोई भी नॉर्मल जो 10-12 लाख रुपए तक की रेंज की कोई भी गाड़ी देखना जो सिडान सेगमेंट में नहीं है,
तो आप देखना उसके डायमेंशंस अगर आप ऑनलाइन पढ़ोगे तो 4000 mm से 1-2 mm कम होंगे, 3995 टू 3999 होगा, लेकिन 4000 नहीं होगा। और बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट, क्योंकि जीएसटी कैटेगरी चेंज हो जाती है, यहाँ पे फिर सेस लग जाता है, ओवरऑल कॉस्ट बढ़ जाता है। तो सब 4 मीटर वाली कैटेगरी में आपकी जो कॉम्पैक्ट एसयूवी की जो कैटेगरी है आजकल, ठीक है, वो सारी कॉम्पैक्ट एसयूवी इस कैटेगरी में है। Hyundai में वेन्यू है, ब्रेजा है, ये सब जो गाड़ियाँ हैं इस टाइप की जितनी भी सब 4 मीटर एसयूवी है उनको सब 4 मीटर बोलते हैं, इसलिए कि 4 मीटर से कम। लेकिन आप सिटी होंडा देखोगे, वर्ना देखोगे, तो ये सब गाड़ियाँ, सियाज है, सब की लेंथ ज़्यादा है, इनकी लेंथ 4 मीटर से ज़्यादा है। स्कोडा है। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, इनकी रेंज देखना, फिर वो 12 लाख रुपए के ऊपर ही जा रही है, क्योंकि वहाँ पे जीएसटी के कंपोनेंट की वजह से कार कंपनीज की कॉस्टिंग बढ़ जाती है, तो प्राइसिंग अपने आप बढ़ेगी। तो ये पैरामीटर्स जो है यहाँ पे काम आते हैं। इवन इंजन कैपेसिटी में भी है, 1200 सीसी है, 1500 सीसी है, डीजल है, पेट्रोल इंजन है, वो सबके रिस्ट्रिक्शंस है। तो आप देखना स्टैंडर्ड गाड़ियों में 1200 या 1500 सीसी का इंजन स्टैंडर्ड है। अब बनाने को कंपनी 2000 का ही बनाती है, लेकिन 2000 सीसी वाली गाड़ी फिर क्या है, पेट्रोल का कंजम्पशन ज़्यादा करती है, डीजल कंज्यूम ज़्यादा करती है, पोल्यूशन ज़्यादा क्रिएट होता है, क्योंकि माइलेज कम आती है। तो उस हिसाब से उसके ऊपर फिर टैक्स बढ़ जाता है, महंगी हो जाती है गाड़ी, तो वो हर पर्सन के मतलब बजट में नहीं आएगी, उससे बाहर हो जाएगी। तो ये सब क्राइटेरिया यहाँ पे उन्होंने रखे हुए ऐसे। तो अलग अलग रेट्स हैं। मोटर बाइक्स के लिए भी कवर किया है। ये लास्ट में आपको ना 53 नंबर की एंट्री में मिलेगा। मोटर बाइक्स या मोटरसाइकिल इंजन कैपेसिटी एक्सीडिंग 350 सीसी, तो ये एक पैरामीटर रखा है। अब ये रॉयल एनफील्ड में आती है बुलेट, तो उसमें 350 आती है, 500 आती है, 650 आती है, अलग अलग कैटेगरी आती है, लेकिन 350 सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, मतलब ज़्यादा बिकती है। अब वो 350 में अगर आप उसका ब्रोशर देखोगे तो 349 पॉइंट समथिंग सीसी होती है, 350 एग्जैक्ट भी नहीं होती, लेकिन 350 या उससे ज़्यादा होने पे फिर यहाँ 3% सेस लग जाएगा, वो 3% आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा। कंपनी को नहीं बढ़ाना, उनको पता है, नहीं तो वो 355 भी रख सकती थी, 375 भी रख सकते थे, बट उसको वो कंट्रोल करके 349 समथिंग रखते हैं। उसका रीज़न ही हुई। अब 500 वाली में तो फिर पता है उनको टैक्स लगने ही वाला है, तो उसका रेट ज़्यादा ही होगा। और 500 सीसी अगर कोई बाई कर रहा है तो वो कस्टमर ऑब्वियसली यूज से ज़्यादा उसको शौक है उतना हैवी इंजन यूज़ करने का, इसलिए परचेज कर रहा है, तो 2-3% कॉस्ट में उसको शायद ही फर्क पड़ेगा, ऐसा है। लेकिन 350 तक जो बाइक्स हैं उसमें नॉर्मल रेंज की बाइक्स भी आ जाती है, तो इसलिए वो लोगों ने एक पैरामीटर रखा हुआ है कि हमें इसके नीचे ही रखना है। तो जीएसटी की वजह से ये सब फर्क पड़ता है ऐसा। बाकी जो चीज़ें हैं लास्ट में वो अपने बजट के बाहर है। हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, वो भी फॉर पर्सनल यूज़, तो ये तो खाली अंबानी के बच्चों के लिए, अपने लिए, ठीक। फिर यॉट वॉट बोला है, वो सब भी अपने काम का नहीं, जाने दो। तो ये सब चीज़ों से कोई लेना देना है नहीं। अब ये जो पूरा टेबल है एग्जाम के लिए, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, पूछने मत आना सर याद करना है कि नहीं करना है, और पूछने आ रहे हो सच में कैपेसिटी है तो याद करके बताना पड़ेगा। मैंने नहीं बोला आपको पूरा टेबल याद करना है, ये सिर्फ कैटेगरी आपको बताने के लिए रखी है कि भाई ये सब चीज़ों पे होता है। आप इसको जनरली 2-4 एंट्रीज या ब्लॉक वाइज देख लो तो भी ठीक है। रेट्स लर्न करने की कोई टेंशन नहीं, वो चलेगा, दैट इज ओके, क्योंकि इतना सारा टेबल याद करके जाना है नहीं, और एग्जाम में कोई वेटेज नहीं। अगर गलती से एक क्वेश्चन इसमें से आ भी गया और आपको देख के याद आ गया, ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है, तो पॉपुलर एंट्रीज जो मैंने बोली थोड़ी बहुत वो भी आप देख लोगे तो चले, लर्निंग का कोई बर्डन नहीं आती। चलो अब देखते हैं बाकी स्कीम क्या है एग्जैक्टली। कॉम्पनसेशन देंगे ये सब तो बोल दिया, लेकिन ये कॉम्पनसेशन पे कैसे करेंगे, कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो कैलकुलेटिव पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं। देखो स्कीम बहुत लॉजिकल बनाई है इन्होंने, और कैलकुलेशन में एग्जांपल के साथ ही आपको पूरा बता रहा हूँ। अगेन ये चैप्टर ऐसा है कि आपको वर्ड टू वर्ड इसको पढ़ने नहीं बैठना है, क्योंकि जितना एग्जाम में जितने नंबर ऑफ चैप्टर्स अपने पढ़ रहे हैं उसके सामने जितना वेटेज है, 40 मार्क्स का अप्रॉक्स वो लोग जीएसटी पूछ रहे हैं, और उसमें आप देख रहे हो 18-20 चैप्टर अपने पास ऑलरेडी है पढ़ने को। तो ऑन एन एवरेज देखोगे तो पर चैप्टर बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं है। और इसमें भी ये है कि इस पूरे चैप्टर में आपको सिर्फ स्कीम समझनी है कि कॉम्पनसेशन सेस काउंट कैसे होता है, पे ऑफ कब होता है, वही ध्यान रखना है। तो ओवरऑल एक समराइज स्कीम आप ध्यान रखोगे, मोर देन इनफ है। लास्ट डे पे ना वो एक एक लाइन पढ़ पढ़ के उसका मीनिंग निकालने नहीं बैठोगे चलेगा, क्योंकि इंपॉर्टेंस नहीं है। दूसरा पॉइंट ये कि जब स्कीम इन्होंने इंप्लीमेंट की कॉम्पनसेशन वाली, दिस वाज अ टेम्पररी स्कीम, पायलट प्रोजेक्ट अपने बोलते हैं, वैसे था इनिशियल बेस पे। तो डिसाइड ये हुआ था 2017 में कि 5 साल के लिए स्कीम इंप्लीमेंट करेंगे, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का आर्ग्यूमेंट ये था कि भाई जीएसटी आने से फायदा ही होने वाला है, ज़्यादा लोग जीएसटी में कवर होंगे, जितने पुराने टैक्सेस में कवर होते थे ना उससे ज़्यादा लोग जीएसटी में कवर होंगे। ज़्यादा लोग कवर होंगे तो हमें पर पर्सन कम टैक्स चार्ज करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी एब्सोल्यूट अमाउंट ज़्यादा कलेक्ट होगा। समझ में आ रहा है? तो अगर सपोज आप 100 लोगों में से सिर्फ 10 लोग टैक्स दे रहे हो, तो मुझे भी आपसे पर पर्सन ज़्यादा टैक्स लेना पड़ेगा, क्योंकि मुझे टोटल पैसा चाहिए। लेकिन 10 के बदले अगर 50 लोग टैक्स पे कर रहे हैं तो आप पर पर्सन वो अमाउंट भी तो कम हो जाएगा, क्योंकि मुझे टोटल टैक्स उतना ही चाहिए जितना है, ज़्यादा नहीं चाहिए। एब्सोल्यूट अमाउंट मेरे माइंड में एक फिगर है कि इतना टैक्स आना चाहिए। अब वो 10 लोगों में बटेगा
तो पर हेड कॉस्ट बढ़ जाएगा, 50 में बटेगा तो पर हेड लायबिलिटी कम हो जाएगी। तो वही चीज़ गवर्नमेंट का आर्ग्यूमेंट था कि जीएसटी आने से, क्योंकि मेजोरिटी लोग कवर होंगे ना, तो पर हेड जो जीएसटी हम लगा रहे हैं वो वैसे भी लोअर डाउन हो जाएगा, और जो टैक्सेशन का रेट है 28%, 18%, उसमें भी हम बहुत कम चीज़ों को रखेंगे। मेजोरिटी चीज़ें वो 5%, 12% वाले में होगी, और उतना टैक्स हर किसी के लिए अफोर्डेबल होगा लॉन्ग रन में। बट अभी क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट प्रेशर में है, डरे हुए हैं कि हमारे रेवेन्यू का क्या होगा, ये वैट पूरा मिलता था, अब सीजीएसटी आधा लेके चले जाओगे, तो वो सब प्रेशर को ओवरकम करने के लिए हम कॉम्पनसेशन दे रहे हैं। लेकिन हमें भी पता है कि लाइफ टाइम इसकी जरूरत नहीं है, तो बोला पहले 5 साल के लिए इसको लगाते हैं, देखते हैं कि भाई 5 ईयर्स के बाद क्या सिचुएशन होती है। अगर उसके बाद भी लगेगा कि कॉम्पनसेशन की अभी भी जरूरत है और जीएसटी उतना कलेक्ट नहीं हो रहा है, तो फिर हम कॉम्पनसेशन एक्ट को कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज तब काउंसिल में डिसाइड करके मेजोरिटी से इसको खत्म कर देंगे। अब पॉइंट ये है कि अभी 5 साल जीएसटी के पूरे हो गए, 1 जुलाई 2017, 30 जून 2022, तो 5 ईयर्स का वो ब्लॉक पूरा हो चुका है। बात अभी चल रही थी काउंसिल में, बट अभी भी डिबेटेबल है, कुछ स्टेट्स हाँ बोल रहे हैं, कुछ ना बोल रहे हैं, कुछ बोलते हैं अभी भी कॉम्पनसेशन की जरूरत है, तो ये सब चीज़ें अभी चल रही है। तो अभी एज सच एज ऑन टुडे या फॉर दिसंबर 22 आपके एग्जाम्स जो है उसके लिए कॉम्पनसेशन सेस उन्होंने हटाया नहीं, क्योंकि काउंसिल का अभी तक कोई डिसीजन हुआ नहीं। जब तक डिसीजन होगा नहीं तब तक तो एप्लीकेबल रहेगा। अब काउंसिल में अगर डिसीजन होता है कि एक्ट को हटा देना है तो वो हटाएंगे, लेकिन अगर अभी भी हटा दिया तो आपके एग्जाम में तो फिर भी टॉपिक आएगा। रीजन ये है कि भाई कोई भी एग्जाम आप अपेयर कर रहे हो, लास्ट 6 मंथ्स में जो भी चेंजेस आते हैं वो आपके एग्जाम में एप्लीकेबल नहीं होते। वो इंस्टीट्यूट ने एक रूल रखा हुआ है, कट ऑफ रखा हुआ है, और वो रखना जरूरी भी है। नहीं तो आपके एग्जाम के एक दिन पहले अगर काउंसिल की मीटिंग हुई और उसमें कुछ चेंजेस आ गए तो आप क्या पढ़ोगे, अमेंडमेंट्स पढ़ने बैठोगे उनके लास्ट मोमेंट पे कि काउंसिल की मीटिंग में क्या हुआ, या जो सिलेबस है वो रिवाइज करोगे। तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि एकदम रियल टाइम सिलेबस आपके लिए रखें। तो लास्ट 6 मंथ्स के चेंजेस आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो दिसंबर के पहले के जो पॉइंट्स हैं 31 मई 30 जून मैक्स हो गया, उसके बाद के चेंजेस से मतलब है नहीं। तो अभी जुलाई अगस्त में क्या हो रहा है, अक्टूबर में क्या हो रहा है, अगर आप पढ़ते भी हो पेपर में कि ये चेंज आया तो आपके एग्जाम के लिए वो एप्लीकेबल नहीं, वो जून 23 वाले अटेम्प्ट से होगा। अब तब तक अगर डिसीजन हो गया तो उस अटेम्प्ट में पता चलेगा कि ये टॉपिक पढ़ना है नहीं पढ़ना है। फिलहाल आपके एग्जाम के लिए तो एप्लीकेबल है, इसलिए अपने डिस्कस कर रहे हैं। आया समझ में? लेकिन आगे इसका कुछ भी हो सकता है, इट कैन गो आइदर वे। अब स्कीम कैलकुलेट कैसे हो रही है वो समझो। इन्होंने कंपैरिजन जो किया, ये जो ऑब्जेक्टिव है हमारा कॉम्पनसेशन देने का वो यही है ना कि पुराना एक्ट जो चल रहा था, एक्साइज, सर्विस टैक्स, वैट, ये सब जो चीज़ें थी, उसमें स्टेट गवर्नमेंट जो पैसा कमा रही थी उनको अपना रेवेन्यू प्रोटेक्ट करना है, ये उनका मेजर आइडिया है। अब अपने गुजरात गवर्नमेंट का एग्जाम्पल ले लेते हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। तो गुजरात गवर्नमेंट ने बोला जीएसटी हम लगाने देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जीएसटी आने के बाद जो भी जीएसटी का कलेक्शन होगा हम उसको कंपेयर करेंगे हमारे पुरानी इनकम के साथ कि भाई पुरानी कमाई जो थी और अभी जो कमाई हो रही है उसमें क्या वेरिएशन है। अगर ज़्यादा कमाई हो रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है, चलने दो। कम कमाई हो रही है तो डिफरेंस का पैसा आपको कॉम्पनसेशन के तौर पे देना पड़ेगा। तो ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट उस चीज़ को अग्री कर गई। अब इसमें क्या किया, जो पुराने टैक्सेस गुजरात गवर्नमेंट कमा रही थी उसके लिए एक रेफरेंस का ईयर सिलेक्ट किया कि बोले बेस ईयर तो सिलेक्ट करें कि कौन से ईयर में आप कितना कमा रहे थे जिसके बेस पे आगे कैलकुलेशन होना है। तो दैट बेस ईयर इज फाइनेंशियल ईयर 15-16। ठीक है, ये बेस ईयर है, फाइनेंशियल ईयर 15-16 जो है उसको बेस ईयर की तरह सिलेक्ट किया गया। अब ये ईयर क्यों सिलेक्ट किया वो भी समझो। जीएसटी कौन सी डेट पे आया, 1 जुलाई 2017, वो था आपका फाइनेंशियल ईयर 17-18 जिसमें वो डेट आती है। उसके पहले का ईयर था 16-17, बोला 16-17 भी एक बार छोड़ देते हैं क्योंकि तब मार्केट में न्यूज़ थी जीएसटी आने वाला है तो उसका भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होगा। उसके पहले का 1 साल ले लेते हैं जिसमें जीएसटी का कोई नामो निशानी नहीं था, ऐसा कुछ भी सिचुएशन नहीं थी तब। तो 15-16 जो है उसको बना दिया बेस ईयर। ठीक है, इसको बना दिया बेस ईयर और बोला इस ईयर में, जैसे सपोज अपन गुजरात गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, तो इस ईयर में गुजरात गवर्नमेंट का जो भी रेवेन्यू था, क्योंकि इसमें से जीएसटी कोई बात ही नहीं थी, तो उसको बोलेंगे बेस ईयर रेवेन्यू। उस साल के रेवेन्यू को हम बेस मानेंगे और आगे का सारा कैलकुलेशन जो है उस रेवेन्यू के बेस पे होगा। आया समझ में? अब यहाँ पे मैं कोई अमाउंट अज्यूम कर लेता हूँ कि बेस ईयर का जो भी रेवेन्यू है, लेट इट बी 100 करोड़ रुपीस गुजरात गवर्नमेंट का। ठीक है, बेस ईयर का रेवेन्यू बहुत छोटा नंबर है, ये एक्चुअल नंबर तो थाउजेंड्स में हो सकता है, लेकिन अपने अज्यूम कर लेते हैं कि 100 करोड़ रुपए फाइनेंशियल ईयर 15-16 में गुजरात गवर्नमेंट का टैक्स का कलेक्शन था स्टेट ट्रांजैक्शन से, तो इतना वो कमा रहे थे। अब उन्होंने इसको बेस बना लिया। अब वो ये बोल रहे हैं कि भाई हर साल जीएसटी आने के बाद जो हमारी कमाई होगी वो कम से कम इसके बराबर तो होनी चाहिए, इससे कम होगी तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, फिर हमें चाहिए कॉम्पनसेशन। अब ये जब बात हुई 100 करोड़, तो अगेन एक और पॉइंट स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आया, तो बोले 100 करोड़ का रेवेन्यू तो 15-16 में था, अब 20-21 में भी क्या 100 करोड़ होगा क्या, या बढ़ेगा या कम हो जाएगा? बढ़ेगा ना, हर साल महंगाई बढ़ती है, इन्फ्लेशन के साथ साथ ये नंबर भी तो बढ़ेगा।
क्योंकि ये जो टैक्सेस आपसे वसूल किए जा रहे हैं ये आप जो भी कंजम्पशन कर रहे हो उसके बेस पे ही किए जा रहे हैं। और कंज्यूमेबल गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, हर चीज़ की वैल्यू हर साल बढ़ती है कि नहीं बढ़ती। इन्फ्लेशन अभी बोल रहे हैं 7 to 8% पर एनम चल रहा है, बहुत हैवी इन्फ्लेशन चल रहा है। तो 7 से 8% अगर महंगाई बढ़ रही है और सरकार उन्हीं चीज़ों पर टैक्स लगा रही है जो आप कंज्यूम कर रहे हो, तो 100 रुपये का सामान खरीदने पर जो टैक्स लग रहा है वो सामान ही अगले साल 107 रुपये का हो गया। तो सरकार का टैक्स भी एब्सोल्यूट नंबर में तो बढ़ेगा ना, भले परसेंटेज में 12% होगा लेकिन नंबर तो बढ़ जाएगा। तो ये 100 करोड़ हर साल थोड़ी ना 100 करोड़ रहने वाला है। तो बोला इसमें ग्रोथ भी तो होती होगी, वो भी कंसीडर करो जब कैलकुलेशन हो रहा है। तो बोला ठीक है, एक ग्रोथ रेट अज्यूम कर लेते हैं और इसको नाम दिया उन्होंने प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट। ठीक है, प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट का मतलब कि ये बेस ईयर का जो रेवेन्यू है वो हर साल ऑन एन एवरेज कितने परसेंट से बढ़ेगा, मतलब सरकार की कमाई हर साल कितनी बढ़ती है उसका एक परसेंटेज फिक्स कर लेते हैं। वो परसेंटेज उन्होंने डिसाइड किया 14% पर एनम, कि भाई सरकार का रेवेन्यू हर साल 14% पर एनम से बढ़ता है। इस चीज़ की बात यहाँ पे डिसाइड कर ली। तो जो भी हम प्रोजेक्शन करेंगे फॉर 16, 17, 17, 18, 18, 19 उसमें 14% पर एनम का इंक्रीमेंट कंसिडर करके फिर आगे बढ़ेंगे। आया है समझ में, क्लियर हुआ? अब सपोज आगे का कैलकुलेशन करना है, भाई जीएसटी आ गया 2017-18 में अप्लाई हो गया। अब ये चीज़ कंपैरिजन में काम आएगी कि आगे क्या जीएसटी कलेक्शन और क्या पुराना कलेक्शन होता, उसको कंपेयर करेंगे। तो उसके लिए कोई ईयर अपने अज्यूम कर लेते हैं, लेट इट बी FY 2019-20। ये मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि ये ईयर अपने कंपेयर करके देख रहे हैं। अब फाइनेंशियल ईयर 19-20 में तो जीएसटी आ चुका था, तो जीएसटी के हिसाब से तो सरकार की एक कमाई हो ही रही थी एसजीएसटी वाले फैक्टर से। लेकिन यही अगर जीएसटी नहीं आया होता और पुराना सिस्टम चल रहा होता तो आज गुजरात गवर्नमेंट कितना कमा रही होती, ये हमें कंसीडर करना है। तो ये कैलकुलेट कर सकते हैं अपने इसके बेस पे या नहीं कर सकते? कितना आएगा बता सकते हो? कुछ अमाउंट कैलकुलेट करके बताओ ना। डेटा आपके सामने, बेस ईयर ये है 15-16, इसका रेवेन्यू है 100 करोड़ रुपीज, 14% पर एनम से सरकार की कमाई बढ़ती है ये बोला जा रहा है। कंपाउंडिंग होगा, ये भी बता रहा हूँ, सिंपल इंटरेस्ट नहीं, कंपाउंडिंग होगा। 14% पर एनम कंपाउंडेड ग्रोथ रेट प्रोजेक्टेड है। तो उस हिसाब से फाइनेंशियल ईयर 19-20 में उनकी कितनी इनकम होनी चाहिए पुराने सिस्टम से, जीएसटी का तो अपनी बात ही नहीं कर रहे। तो इसको आपको कंपाउंडिंग करके गिन के बताना है कि इस साल की कितनी कमाई होगी। है कुछ आइडिया? गिन सकते हो। फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, लॉजिक लगाओगे तो सिंपल कैलकुलेटर पे हो जाएगा। कोई फॉर्मूला की तो ऐसी नीड नहीं है, उसके बिना भी हो सकता है। कंपाउंडिंग तो मैंने आपको बोल ही दिया, 168.0। आगे क्या था? 168.8, 89 करोड़। ओके, और किसी का कोई आंसर? 192। बाकी टैली तो कर ही लेंगे लास्ट में, सही क्या है गलत क्या है, लेकिन आपने कुछ गिना है तो आप बता सकते हो। और कोई आंसर किसी का आ रहा है या इन दो में से आ रहा है, या पता ही नहीं चल रहा है गिनना कैसे? इतना कहाँ टफ है यार, फॉर्मूला की तो जरूरत ही नहीं है। 100 करोड़ पे 14% प्लस करते जाना और कुछ नहीं करना है, उतना भी कर लोगे तो चलेगा। कोई कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला याद करने की नीड है ही नहीं। आप डायरेक्टली, कंपाउंडिंग का मतलब क्या है, इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है। तो 100 करोड़ का बेस लेके उसके ऊपर 14% ऐड करते जाओ, अपने आप पता चल जाएगा। तो विदाउट फॉर्मूला काम हो सकता है, कैसे गिनना है वो देख लो। ये आपका 15-16 जो है वो बेस ईयर है ना, तो इसमें 100 करोड़ का अगर रेवेन्यू है तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 16-17 में कितना होगा? 114 हो जाएगा। फिर 17-18, 18-19 और अपना 19-20। अब 114 में 14% ऐड कर दो, इसमें फिर से 14% ऐड कर दो, प्लस 14%। आ रहा है? तो बिना फॉर्मूला के काम हो सकता है, आपको पता हो करना क्या है, तो फॉर्मूला की कोई जरूरत थी नहीं। बाकी फॉर्मूला लगाना हो तो कंपाउंडिंग का जो फॉर्मूला है वो कुछ ऐसा होता है। ये फॉर्मूला से भी आप कैलकुलेशन कर सकते हो, P इंटू 1 प्लस R बाई 100 होल रेस टू N। नंबर ऑफ ईयर्स आप गिन लो। P का मतलब यहाँ पे 100 करोड़ होगा, अमाउंट तो आपको फाइंड करना। रेट ऑफ इंटरेस्ट 14% बोला ही है उन्होंने, और नंबर ऑफ ईयर्स कितने हो रहे हैं? 1, 2, 3 और 4 हो रहे हैं ना।
ठीक है, तो ये हो जाएगा 1.14 रेज टू 4 इंटू 100, तो अपने आप आपको ये वैल्यू मिल जाएगी 168.89। तो बाई फॉर्मूला जाना है तो ये है, अदरवाइज आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, ये रहेगा। तो अल्टीमेटली ये हो गया कि फाइनेंशियल ईयर 1920 में जो अमाउंट आ रहा है वो है 168.89 करोड़। तो इसी को बेस बना के आगे का कैलकुलेशन देख लेते हैं कैसे होगा। यहाँ तक कुछ नहीं समझ आया तो बोलो, क्लियर है यहाँ तक पूरा कंप्लीट? ये फॉर्मूला बाद में देख लेंगे, अभी जरूरत नहीं। तो फाइनेंशियल ईयर 1920 इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो इसका जो प्रोजेक्टेड रेवेन्यू है वो इतना होना चाहिए। इसको मैं थोड़ा राउंड ऑफ कर देता हूँ फिर इजी कैलकुलेशन के लिए, 170 कर देते हैं, ठीक है। 169 भी नहीं, 170 कर रहा हूँ तो बाकी नंबर्स कैलकुलेट करवाने में इजी रहेगा। 170 करोड़ मान लेते हैं अपने कि इतना प्रोजेक्टेड रेवेन्यू है। मतलब अगर जीएसटी आज आया ही नहीं होता तो फाइनेंशियल ईयर 1920 में गुजरात गवर्नमेंट बोल रही है कि हम आराम से 170 करोड़ तो कमा रहे होते। तो बोले अब जीएसटी आने के बाद कितना इंपैक्ट पड़ा वो भी देख लेते हैं ताकि डिफरेंस का आइडिया लग जाए। तो दिस इज प्री जीएसटी अमाउंट, ये प्री जीएसटी रेवेन्यू की बात हो रही है। और यही अगर हम जीएसटी की बात करें तो उसमें भी एक अमाउंट अज्यूम कर लेते हैं और इसे छोटा नंबर ही मान लेते हैं। अब ये 12 मंथ्स में डिवाइड होगा 6 इंस्टॉलमेंट्स, 140 करोड़ रखते हैं। जीएसटी आने के बाद जो गुजरात गवर्नमेंट का रेवेन्यू इस साल में है दैट इज 140 करोड़। और ये जो 140 करोड़ है ना, ये भी अगेन प्रोजेक्टेड ही बोल रहा हूँ मैं, प्रोजेक्टेड या फिर एस्टिमेटेड बोल रहा हूँ। उसका भी रीजन बताता हूँ क्यों ऐसा है। ये एक्चुअल नहीं है, ये प्रोजेक्टेड है। ये साल के स्टार्टिंग में बात हो रही है, साल के स्टार्टिंग में, मतलब फाइनेंशियल ईयर 1920 की शुरुआत में बात हो रही है कि भाई आज अगर जीएसटी नहीं आया होता तो इस साल आराम से हम 170 करोड़ कमाते। बोले जीएसटी आ गया है तो क्या लग रहा है कितना कलेक्शन होगा? तो लग रहा है 140 करोड़ के आसपास ही कलेक्शन होगा, इतना ही डेटा बता रहा है, इससे ज्यादा कलेक्शन नहीं होने वाला। तो दिख रहा है ना कि यहाँ पे डेफिशिएंसी है। कितनी डेफिशिएंसी है? 30 करोड़। तो दिस इज द डेफिसिट अमाउंट। तो गुजरात गवर्नमेंट क्या बोल रही है? बोले देखो आपके जीएसटी की वजह से हमारा 30 करोड़ का नुकसान हो रहा है, तो ये हम क्यों फेस करेंगे? तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोली क्यों टेंशन लेना है, आपको मिल जाएंगे 30 करोड़, हमें भी कोई टेंशन नहीं है, पब्लिक से ही तो लेना है, ठीक है। इतने लोग सिगरेट पी रहे हैं ना, उनसे चार्ज कर लेंगे, गाड़ी चला रहे हैं उनसे चार्ज कर लेंगे, मिनरल वाटर भी तो पी रहे हैं उनसे भी चार्ज कर लेंगे, टेंशन मत लो। तो 30 करोड़ तो आ जाएगा। अब ये 30 करोड़ रुपीज पे करने की लायबिलिटी है सेंट्रल गवर्नमेंट की टू द स्टेट गवर्नमेंट। अब पेमेंट कब होगा और कैसे होगा उस पर बात करते हैं। मैंने पहले ही बोला ये 140 करोड़ एक्चुअल अमाउंट नहीं है, एस्टिमेटेड है, साल के स्टार्टिंग में है। एक्चुअल डेटा कब आएगा? साल के एंड में आएगा, तो खत्म होने के बाद आएगा। अब गुजरात गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही है, बोले एक काम करो आप अभी जीएसटी तो कलेक्ट करो, 140 करोड़ अप्रॉक्स आ रहा है ना, उससे काम चलाओ, साल खत्म होने के बाद एक्चुअल डेटा देख लेंगे कितना एक्चुअल डेफिशिएंसी है, तब पैसे ले लेना। आया समझ में? स्टेट गवर्नमेंट ये बात अग्री नहीं करेगी। पता है क्यों? क्योंकि एक साल खत्म होने के बाद पैसे दोगे तो एक साल ये जो शॉर्टफॉल है उसका हम क्या करेंगे? स्टेट को पैसा चाहिए रेगुलर बेस पे। ऐसा तो नहीं होता ना, आप जैसे आप अपना मंथली एक्सपेंस जो मैनेज कर रहे हो तो पूरा साल खत्म होने के बाद आपको सैलरी मिलेगी तो चलेगा क्या? या सैलरी महीने महीने चाहिए? आपके एम्प्लॉयर बोलेंगे बोले एक साथ पूरी सैलरी लेके जाना, साल के एंड में आपको भी अच्छा लगेगा, कुछ लाख रुपए एक साथ आएंगे। क्या करोगे पूरा साल? पैसे हर महीने थोड़े थोड़े 1000 रुपए दूंगा, इससे बेटर है साल के एंड में ना 2-4-5 लाख रुपए एक साथ लेके जाना। चलेगा आपको? आप बोलोगे प्रॉब्लम कुछ नहीं है, लेकिन पूरा साल खर्चा कैसे निकलेगा? तो आप ये बोलोगे रेगुलर इंटरवल में पैसा मिलता रहेगा तो मेरे रेगुलर एक्सपेंसेस पूरे होंगे। स्टेट गवर्नमेंट का भी तो सेम आंसर होगा कि जो 30 करोड़ का शॉर्टेज है या साल खत्म होने के बाद दोगे तो साल के बीच में जो पैसों की जरूरत पड़ेगी वो कहाँ से लाएंगे हम? हमें क्या करना पड़ेगा? कहीं से लोन लेना पड़ेगा, लोन लेंगे तो उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो हम ये सब बर्डन क्यों फेस करें आपके सीजीएसटी के चक्कर में? तो हमें ये कॉम्पनसेशन जो है साल के एंड में नहीं चाहिए, साल के स्टार्टिंग में चाहिए, पहले ही दिन दे दो। अब सेंट्रल गवर्नमेंट बोले कि ये ज़्यादा नहीं हो गया, साल के स्टार्टिंग में कौन सा पब्लिक आपको पूरे पैसे दे रही है? आपके टैक्सेस भी तो थ्रू आउट द ईयर कलेक्ट होते हैं, तो हम पहले एडवांस में दे दें तो हम कहाँ से पैसा लाए? और पूरा साल आप वेट करने को रेडी नहीं हो, तो इसका कोई सोल्यूशन क्या निकालना पड़ेगा? इंस्टॉलमेंट वाला सिस्टम। पैरेलली थ्रू आउट द ईयर अगर ये पैसा मिलता जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट पे भी बर्डन नहीं आएगा एक साथ पे करने का, और स्टेट गवर्नमेंट जो है उनको भी पूरा साल सर्वाइव नहीं करना पड़ेगा कम पैसों में। आया समझ में? तो बात ये डिसाइड हुई कि साल के स्टार्टिंग में ये सारा डेटा जब हमने कैलकुलेट कर लिया है, डेफिशिएंसी का एक अप्रॉक्स अमाउंट निकाल लिया, दिस इज ऑल्सो एस्टिमेटेड, ये एक्चुअल तो है नहीं। इस एस्टिमेटेड अमाउंट का पेमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ईएमआई में करेगी, रेगुलर इंस्टॉलमेंट्स में। और कितने इंस्टॉलमेंट्स में इसको डिवाइड करेंगे? 6 इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड किया। तो बोले सर 12 महीने होते हैं, फिर आप 6 बोल रहे हो। पेमेंट बाई मंथली होगा, हर 2 महीने में एक एक इंस्टॉलमेंट पे होगा, हर महीने पे नहीं होगा। तो इसलिए 6 इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड किया है इसको, ऐसे आप ध्यान रखो। तो एक इंस्टॉलमेंट का अमाउंट यहाँ पे कितना आ गया? 5 करोड़ रुपए।
पता चला, इसलिए वो राउंड फिगर में नंबर्स वैसे लिए हुए हैं कि आपको ज़्यादा वो पॉइंट में कैलकुलेट नहीं करना पड़े, नीडेड नहीं है। तो 5 करोड़ रुपए का इंस्टॉलमेंट गुजरात गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट से मिलेगा हर 2 महीने के गैप पे। तो फाइनेंशियल ईयर जैसे ही स्टार्ट होगा, अप्रैल मई खत्म होते ही एक इंस्टॉलमेंट आ जाएगा, जून जुलाई खत्म होते ही एक इंस्टॉलमेंट आ जाएगा। तो ऐसे ना थ्रू आउट द ईयर वो पैसा मिलता रहेगा। तो जहाँ पे भी उनको थोड़ा सा शॉर्टफॉल लगेगा, 5 करोड़ आएंगे, उसमें से वो अपना खर्चा निकाल सकते हैं। तो ये दोनों के लिए कन्वीनियंट है। अब बोले मंथली क्यों नहीं रखा, मंथली रख लेते, ये भी कन्वीनियंस के लिए किया गया, ऐसा आपने समझ सकते हैं। बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट ये पैसा पब्लिक से कलेक्ट करके दे रही है। अब सब कुछ पैरेलल चलाना पॉसिबल नहीं है कि पैसा आया और तुरंत स्टेट्स को बांट दो, कैलकुलेशन के लिए भी टाइम लगता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला एक काम करते हैं, हम तो हर महीने टैक्स पब्लिक से कलेक्ट कर ही रहे हैं, कलेक्ट करेंगे, हर स्टेट को कॉम्पनसेशन देना है, सिर्फ गुजरात को थोड़ी देना है, महाराष्ट्र, राजस्थान, केरला, तमिलनाडु वो भी तो मांग रहे हैं, तो सभी को देना है ना, कैलकुलेशन करने के लिए टाइम लगेगा। तो आप हर 2-2 महीने में पैसे लेके जाओ कि हमारे पास पेमेंट आएगा, हम कैलकुलेशन करेंगे, डिसबर्समेंट करेंगे, फिर पेमेंट आएगा, फिर कैलकुलेशन करेंगे, डिसबर्समेंट करेंगे। तो ये साइकिल जो है ना 2 मंथली होगा, तो हमारे लिए मैनेज करना ईजी रहेगा और इसमें किसी स्टेट को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं है, इंटरेस्ट के हिसाब से भी नहीं है और डिले के हिसाब से भी नहीं है। तो बाई मंथली पेमेंट की स्कीम फाइनली डिसाइड हुई। आगे आए तो समझ में। तो ये जो कैलकुलेशन है अभी तक, इसमें कोई क्वेरी है, कुछ नहीं समझ आया तो बोलो। क्लियर पूरा यहाँ तक समझ आया? क्योंकि यही मैं आगे अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ कि अब एक्चुअल में फिर बाद में क्या होगा वो भी हमें देखना। चलो आगे देख लेते हैं। अब फाइनेंशियल ईयर 1920 ये खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया। तो 6 इंस्टॉलमेंट्स में गुजरात गवर्नमेंट को 30 करोड़ रुपीस का जो है पैसा कॉम्पनसेशन के फॉर्म में मिल चुका है। साल खत्म होने के बाद एक्चुअल रिकॉर्ड सामने आएंगे ना, अभी एक्चुअल डेटा आने में टाइम लगता है। फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ तो दिस इज 31 मार्च 2020। उसके बाद क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट भी अपने सारे अकाउंट्स रेडी करती है। उसके बाद उसका CAG ऑडिट होता है। CAG ऑडिट होकर उसकी रिपोर्ट आती है कि ऑडिट में कितना रेवेन्यू दिखा, कितने खर्चे हुए, क्या डेफिसिट था, क्या टैक्स कलेक्शन था, हर चीज़ की रिपोर्ट आती है। ये सब आने में कुछ टाइम लगता होगा। तो भाई मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, नॉर्मल है कि इतना टाइम हो ही जाता है। जब ये जून जुलाई की बात होगी, जुलाई मान लेते हैं अपने कि भाई इस मंथ में जुलाई 20 में सारा एक्चुअल डेटा सामने आया और तब पता चला कि गुजरात गवर्नमेंट की एक्चुअल GST की कमाई कितनी हुई है। तो मान लेते हैं कि जो कमाई है, 2 एग्जांपल्स ले सकते हैं, एक 140 करोड़ से ज़्यादा ले लेते हैं, एक कम। तो पहले ऐसा मान लेते हैं कि 140 करोड़ से ज़्यादा उनकी कमाई होगी एंड लेट इट बी 146 करोड़। ये एक्चुअल GST कलेक्शन का नंबर आया जब सारा डेटा फाइनली कैलकुलेट किया तब। अब इस सिचुएशन में नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, पहले कितना अज्यूम किया था GST कलेक्शन कितना होगा, 140, एक्चुअल कितना हुआ 146। तो जो डेफिशिएंसी अज्यूम की थी 30 करोड़, वो एक्चुअल डेफिशिएंसी कितनी अराइज हुई 24। तो 30 दे दी है ना, ये 30 तो मिल चुके हैं गुजरात गवर्नमेंट को, तो ज़्यादा पैसे मिल गए ना इन शॉर्ट कॉम्पनसेशन के नाम पे। अब क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट और गुजरात गवर्नमेंट को इसका हिसाब करना पड़ेगा कि भाई 30 करोड़ रुपए हमने आपको कॉम्पनसेशन के नाम पे दिए, लेकिन एक्चुअल में जो आपका शॉर्टफॉल हुआ वो तो सिर्फ 24 करोड़ रुपए का हुआ, तो 6 करोड़ रुपए हमने आपको ज़्यादा दिए। अब इसका क्या करना है? तो एक तो हो सकता है कि रिफंड ले लो, लेकिन रिफंड एक्चुअली में प्रैक्टिकल नहीं है। उसका रीज़न ये है कि ये जो स्कीम अपनी चल रही है, ये स्कीम तो 5 साल के लिए है ना। तो अगर फाइनेंशियल ईयर 1920 में कॉम्पनसेशन दिया गया था ऐसे हर बाई मंथली, तो 2021 में भी तो दिया जाना था। तो ये अपन अभी जुलाई में आ गए, तो अगले साल का भी तो ऐसा कुछ कैलकुलेशन चल ही रहा होगा पैरेलल। ये समझ आ रहा है? ये 1 साल की बात नहीं है, 5 साल की कंटिन्यूअस स्कीम है। तो भाई अगला EMI भी तो देना ही था। इस साल की बात कर रहा हूँ मैं, फाइनेंशियल ईयर 2021। इस साल में भी ऐसी कोई स्कीम पैरेलली चली रही होगी और उसमें से समझ लो कि 6 करोड़ रुपए गुजरात गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी जमा है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको ज़्यादा दे दिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोलेगी, बोले अगला जो अपना बाई मंथली EMI है वो हम आपको पे नहीं कर रहे, ये 6 करोड़ जो आपके पास पड़े हैं ना उसमें सेटल कर लो, अगर उसमें कोई शॉर्ट पड़ेगा तो डिफरेंस का दे देंगे। तो इन शॉर्ट ये जो सरप्लस पैसा स्टेट गवर्नमेंट को मिल गया वो नेक्स्ट बाई मंथली इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट हो जाएगा, ऑन अकाउंट एडजस्ट हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ठीक है, उल्टा भी हो सकता है, दूसरी सिचुएशन कि 146 करोड़ के बदले जो एक्चुअल कलेक्शन हुआ वो सिर्फ 135 करोड़ ही हुआ और 5 करोड़ की और शॉर्टेज हो गई। मतलब 140 सोचा था, 135 कलेक्ट हुआ, 30 करोड़ तो कॉम्पनसेशन ले लिया था, मिलना चाहिए था 35। तो जो 5 करोड़ रुपए का और कॉम्पनसेशन चाहिए ये गुजरात गवर्नमेंट मांगेगी ना सेंट्रल से कि भाई 5 करोड़ और लाओ। अब जैसे ये हिसाब टैली होगा, अगला जो भी बाई मंथली पेमेंट ड्यू होगा फॉर दिस ईयर 2021, उसमें ना सेंट्रल गवर्नमेंट +5 करोड़ करके उनको पे कर देगी। इसका फिर और EMI नहीं होगा वापस,
ये तो पूरा 5 करोड़ एक साथ चुका देंगे क्योंकि तो पिछले साल का है, समझ आ रहा है। तो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में 5 करोड़ रुपए आपको प्लस करके दे देंगे ताकि आपका ये पिछले साल का सारा हिसाब जो है वो सेटल हो जाए। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, सिंपल हिसाब किताब है, कोई बड़ी बात नहीं है। और ऐसे ही कैलकुलेशन यहाँ पे होता है। ज़्यादा दे दिया था अगले EMI में एडजस्ट कर लो, कम पे कर दिया था और ऐड करके दे देंगे तो आपका हिसाब सेटल हो जाएगा। लेकिन ये सब करते करते कुछ मंथ लग जाते हैं, वो इम्प्लाइड आया समझ में। इसलिए स्कीम इस तरीके से बने। बोलो कोई डाउट? और अगर ज़्यादा कलेक्शन हुआ होता तो सपोज ये सब मान के चल रहे हैं कि भाई डेफिशिएंसी होने वाली है ऑल, और कलेक्शन हो गया 180 करोड़, तो कॉम्पनसेशन की एक्चुअली में कोई नीड है ही नहीं। और इतना वेरिएशन आता भी नहीं है क्योंकि एक्चुअली में जब ये एस्टिमेशन किया होता है ना, तब एक आइडिया होता है कि इतना कलेक्शन होगा, इतने लोग हैं, डेटा गवर्नमेंट के पास आ रहा है, तो उनको पता है कि ऑन एन एवरेज कितना कंजम्पशन होता है और कितना कलेक्शन होता है। तो 140 सोचा था और 180 हो गया, इतना वेरिएशन आता नहीं है। ये वेरिएशन फिर भी पॉसिबल है कुछ परसेंटेज का। तो अगर मान लो साल के स्टार्टिंग में ये पता चल गया था कि 180 के आसपास कलेक्शन होने वाला है, तो कॉम्पनसेशन की बात आती है कहीं पे? फिर तो आती ही नहीं। ठीक है, तो ऐसा होने का चांस बहुत कम है कि 140 सोचा और इतना सरप्लस आ गया, वो नहीं होगा। बाई चांस हो भी गया तो फिर आगे के ईयर में एडजस्ट कर लेंगे, और आगे के ईयर में भी लग रहा है कोई कॉम्पनसेशन की नीड नहीं है तो फिर रिफंड वाला पॉइंट अपने पास रहेगा वैसा। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल है, नंबर्स के बेस पे ये सारी पॉसिबिलिटीज़ मैंने आपको बताई। अब इसमें अभी तक कुछ नहीं समझ आया, कोई डाउट है तो बोलो। कैलकुलेशन पूरा समझ आ रहा है? तो एक बेस ईयर का रेवेन्यू फिक्स कर लिया, बेस ईयर के रेवेन्यू के बेस पे प्रोजेक्शन कर लिया 14% पर एनम कंपाउंडिंग करके। तो जो भी ईयर का आपको अमाउंट चाहिए आपने फिगर निकाल लिया कि भाई इतना कलेक्शन होता अगर आज जीएसटी नहीं आया होता। जीएसटी आने से क्या एस्टिमेशन है वो एस्टिमेशन निकाल लिया, डेफिशिएंसी गिन ली, 6 EMI में डिवाइड करके बाई मंथली पेमेंट थ्रू आउट द ईयर किया, फाइनेंशियल ईयर में ही साथ साथ में पेमेंट किया। ईयर खत्म होने के बाद एक्चुअल डेटा के बेस पे डिसाइड होगा कि डेफिशिएंसी जो सोची थी उससे कम हुई या ज़्यादा हुई। जो भी होगा ऑन अकाउंट अगले EMI में एडजस्ट कर लेंगे, तो उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। ओवरऑल ये पूरी स्कीम है, कॉम्पनसेशन का सिस्टम काम कैसे करता है। ठीक है, यहाँ तक पूरा पता चला। अब इसमें जो पॉइंट्स बचे हैं उसमें एक कंडीशन है जो मुझे आपको बतानी है, तो फिर ये स्कीम ऑलमोस्ट एंड हो जाएगी, फिर और कोई पॉइंट्स रहेंगे नहीं इसमें। और डेटा में कुछ लिखना है आपको, नंबर में कुछ नोट करना है, किसी को लिखना है तो बोले नोट कर लो। जो बेसिक चीज़ थी मैंने हटा दी, वो मैं लिख देता हूँ। जो बेस ईयर है आपका, वैसे चैप्टर में सब लिखा हुआ ही है, एग्जाम्पल लिखना है तो लिख सकते हो। 15-16 और बेस ईयर का रेवेन्यू 100 करोड़, प्रोजेक्टेड ग्रोथ 14% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सब चीज़ें हैं। और उस हिसाब से अपना ये जो प्री जीएसटी रेवेन्यू आ रहा था 170 करोड़ आ रहा था, जो मैंने राउंड ऑफ किया। उतना शॉर्ट में लिखना कि नेक्स्ट टाइम खाली ऐसा याद आ जाए कि हाँ ये कैलकुलेशन थी, तो बहुत डिटेल में सेंटेंसेस लिखने की नीड नहीं है। आप नंबर्स भी शॉर्ट में लिख लोगे, हर चीज़ को नाम दे दोगे, चलेगा। देखो इसमें फाइनेंशियल ईयर फिक्स है 15-16, ग्रोथ रेट 14% फिक्स है। अब वो हर स्टेट का रेवेन्यू अलग होगा, तो बेस ईयर का रेवेन्यू मैंने 100 माना है तो वो 100 फिक्स नहीं है ना, वो तो डिपेंड करता है कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने उस साल में कितना टैक्स कमाया था, स्टोरी वहाँ से स्टार्ट होगी। तो ये बाकी सारे नंबर उस पर डिपेंड कर रहे हैं और वो एग्जाम्पल है। स्टैटिक डेटा में खाली ये है कि बेस ईयर सबके लिए फिक्स रहने वाला है और प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट सबके लिए फिक्स रहने वाला है, वो चेंज नहीं होगा, वो एक्ट में लिखा होगा। बाकी डेटा तो स्टेट टू स्टेट वेरी करने वाला है, दैट इज ऑब्वियस। ठीक है, बोलो और कुछ क्वेरी, इसमें कुछ नहीं समझ आया? क्लियर यहाँ तक? अब एक जो पॉइंट यही चीज़ों से रिलेटेड मुझे बताना है वो आप देख लो। जो बेस ईयर के रेवेन्यू की बात हो रही है ना, उसको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेते हैं। जो 100 करोड़ मैंने लिया हुआ है, बेस ईयर के रेवेन्यू में आपको कौन सा अमाउंट इंक्लूड करना है, कौन सा नहीं करना है, वो शॉर्ट में बता रहा हूँ, और वो भी एकदम लॉजिकल चीज़ है। देखो जीएसटी आने से जिन टैक्सेस को फर्क पड़ा, अपन स्टार्टिंग में बात कर रहे थे, 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस थे जिनको हटा के जीएसटी लेके आ गए। तो जीएसटी के आने से उन 17 टैक्सेस से आने वाला जो रेवेन्यू है स्टेट का, उसी पे तो इम्पैक्ट पड़ा। तो यहाँ बेस ईयर के रेवेन्यू में हम जो अमाउंट्स इंक्लूड कर रहे हैं, उसमें हम सिर्फ वही टैक्सेस से आने वाले अमाउंट्स को इंक्लूड करेंगे जिन पे जीएसटी का असर पड़ा। जिन पे जीएसटी का असर नहीं पड़ा, जो पहले भी वही थे आज भी वही है, उनको इसमें हमें इंक्लूड नहीं करना और उस पर कोई कॉम्पनसेशन मिलेगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल स्टैम्प एक्ट या स्टैम्प ड्यूटी का आपने एग्जाम्पल ले सकते हैं। स्टैम्प ड्यूटी जो होती है, स्टैम्प पेपर जो अपने खरीदते हैं, चाहे वो पोस्ट ऑफिस वाला स्टैम्प हो या फिर आपका जो पेपर पे जो स्टैम्प पेपर छपता है जिसके ऊपर अपने डॉक्यूमेंट बनाते हैं, उसकी बात हो रही है। वो स्टैम्प पेपर का जो सब्जेक्ट है दैट इज अ स्टेट सब्जेक्ट। गुजरात गवर्नमेंट की ड्यूटीज अलग है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की अलग है, और वो पैसा सारा किसको जाता है, वो स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। अब जीएसटी आने से पहले भी वो स्टेट सब्जेक्ट था,
आज भी वो स्टेट सब्जेक्ट ही है, तो उस रेवेन्यू पे जीएसटी का कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ा। तो वो रेवेन्यू जो गुजरात गवर्नमेंट का स्टैम्प ड्यूटी कलेक्शन है वो इसमें इंक्लूड करने का कोई सेंस नहीं बनता है। उस पर थोड़ी ना कॉम्पनसेशन मांगेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी वो तो आप वैसे भी कमा रहे हो और ऐसे भी कमा रहे थे, तो उससे जीएसटी का क्या लेना देना। तो जो टैक्सेस को जीएसटी से इम्पैक्ट हुआ उसी का रेवेन्यू यहाँ पे हम टोटल करके देख रहे हैं, दैट इज द बेस ईयर रेवेन्यू, उसी पे प्रोजेक्शन आगे हो रहा है। समझ आए? ये एक पॉइंट। दूसरा प्रॉब्लम एक आ रहा था, स्टेट गवर्नमेंट जो है अपने अपने स्टेट में टैक्सेशन में सब्सिडीज और रिबेट्स और डिस्काउंट्स प्रोवाइड करती हैं। हर स्टेट अलग अलग ये काम करता है। अब ये अलग अलग जो काम कर रहा है वो क्यों कर रहा है? अपने स्टेट के डेवलपमेंट के लिए। हर स्टेट को इंडिविजुअली भी एक लालच होता है कि हम दूसरे स्टेट से बेटर परफॉर्म करें, हमारे यहाँ अपॉर्चुनिटीज जो है वो ज़्यादा हो और लोगों को काम ज़्यादा मिले, तो हमारे स्टेट की वैल्यू बढ़े। तो उसके लिए गवर्नमेंट बहुत बार क्या करती है, सब्सिडीज देती है कि हम टैक्स रिलीफ दे रहे हैं आपको। होता है ऐसा, टैक्स रिलीफ वाली बहुत सारी चीज़ें, ग्रांट और सब्सिडीज आती रहती है और स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स होती है। अब यहाँ पे देखा गया कि गुजरात गवर्नमेंट ने अपने स्टेट के लोगों को फाइनेंशियल ईयर 15-16 में ऐसी बहुत सारी सब्सिडीज ग्रांट की थी। अगर नहीं की होती तो टोटल कलेक्शन हुआ होता 120 करोड़। समझ आए? और आफ्टर सब्सिडी जो नेट कलेक्शन हुआ वो कितना हुआ? 100 करोड़। आपको क्या लग रहा है इसकी वजह से इस पे कोई इम्पैक्ट पड़ा है क्या? कॉम्पनसेशन के अमाउंट पे कोई फर्क पड़ा? ये 120 करोड़ का 100 करोड़ हो गया, उसमें गुजरात गवर्नमेंट को यहाँ पे फायदा हुआ या नुकसान हुआ? नुकसान हुआ। अगर आपको समझ आया कैसे? क्योंकि अगर यही उन्होंने सब्सिडी नहीं दी होती तो 120 करोड़ बेस ईयर रेवेन्यू होता, उसके हिसाब से प्रोजेक्शन होता। जब प्रोजेक्शन होता तो ये अमाउंट 170 करोड़ से तो ज़्यादा ही आता ना, ठीक है, कंपाउंडिंग करके। और ये एस्टिमेशन तो अपनी जगह वही रहना था। तो पता है जो डिफरेंस है वो बढ़ जाता, 30 करोड़ से ज़्यादा डेफिशिएंसी दिखती, कॉम्पनसेशन ज़्यादा मिलता। बट क्योंकि आपने सब्सिडी दी उस वजह से ये हो रहा है। सब्सिडी नहीं दी होती तो इससे ज़्यादा कॉम्पनसेशन मिलता। इस पॉइंट पे गुजरात गवर्नमेंट को रिग्रेट होगा कि भलाई करके नुकसान हो गया। लोगों का भला करने गए, उस चक्कर में हमको ही देखो आज नुकसान हो रहा है, तो नहीं देनी चाहिए थी इतनी ज़्यादा सब्सिडी। समझ आए? तो अच्छा काम करके रिग्रेट हो, उसका क्या सेंस है? तो बोला कि कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने सब्सिडी दी है और वो तो स्टेट सब्जेक्ट है, सब अलग अलग ही देते हैं, तो कोई इशू नहीं है। गवर्नमेंट ने यहाँ पे ये बोला कैलकुलेशन करते टाइम कि जो भी आपका बेस ईयर का एक्चुअल रेवेन्यू है 100 करोड़ रुपीज़, उसमें आपने जितना भी सब्सिडी का अमाउंट दिया ना, जो टैक्स फॉरगॉन है, जो आपने जाने दिया, वो आप प्लस कर लो ना। तो कैलकुलेशन करते टाइम अपने 120 करोड़ यूज कर लेंगे, कौन मना कर रहा है? क्योंकि ये तो आपने लोगों का अच्छा किया है, तो उसकी वजह से हम आपका नुकसान कर दे वो भी बात ठीक नहीं। तो उन्होंने अलाउ किया है कि आप ये ऐड कर सकते हो। तो 120 को कैलकुलेट करके फिर आप आगे कैलकुलेशन करो तो चलेगा, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। अभी अपने कैलकुलेशन चेंज नहीं करते, अपने ये मान लेते हैं कि दिस 100 करोड़ रुपीज इंक्लूड्स सब्सिडी, ऐसा मान लेते हैं कि सब्सिडी वाला अमाउंट इंक्लूड करके ये 100 है, नहीं तो इससे भी कम होता, इसको हटा देते हैं, नहीं तो सारा चेंज करना पड़ेगा। आगे समझ में? तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है बेस ईयर रेवेन्यू को लेके, ये सब बातें इसके रिगार्डिंग इन्होंने बोली। अब जितना मैंने आपको बताया सब कुछ चैप्टर में आपको दिया हुआ है, लेकिन स्टार्टिंग में जो चैप्टर का इंट्रोडक्शन है उसी में ये सब चीज़ों की समरी आपको मिल जाएगी। तो उतना पढ़ के छोड़ दोगे और आगे का पूरा रीड नहीं करने बैठोगे चलेगा, कोई नीड नहीं, ठीक है, टाइम मत वेस्ट करना उसको। बाकी देख लो, आपको स्कीम में कुछ नहीं समझ आया तो बोलो, ठीक है, वैसे तो स्कीम कंप्लीट है यहाँ तक, और कुछ डाउट है तो बोलो, ठीक है। पता चल गया कॉम्पनसेशन सेस क्या है? बस तो फिर यहाँ पे इसको पैकअप करते हैं, कंप्लीट है इतना, मोर देन इनफ।